हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील डांडा। फोटोसिंथेसिस चैप्टर में चला था लाइफ प्रोसेस के अंदर। अब मैं फर्दर कुछ पॉइंट्स और लेके चलूंगा उसमें। देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो है फोटोसिंथेसिस में, जो मैं डिस्कस कर चुका हूं मैं, क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, ठीक है, लीव्स के अंदर क्या है, पैरासाइट्स क्या है, मेसोफिल्स या फिर स्पॉन्जी मेसोफिल्स क्या है, ये सब मैं डिस्कस लास्ट वीडियो में कर भी चुका हूँ। अब आते हैं मैकेनिज्म पर। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस? देखिए, मैकेनिज्म को हम कहते हैं इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। बात देखिए, कई क्वेश्चन मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस है तब भी बात वही है, अगर इवेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस है तब भी जो है इसका आंसर वही रहेगा। क्लियर? तो मैकेनिज्म क्या है फोटोसिंथेसिस का? देखिए, फोटोसिंथेसिस जो है, अब यू नो द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट और द ग्रीन प्लांट्स then form the food in the form of glucose in the presence of the sunlight and chlorophyll with the help of the carbon dioxide and water. रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए दो हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है वाटर। और जो एसेंशियल्स मेटल्स है वो कौन सा है? वो है सनलाइट, ठीक, एंड द क्लोरोफिल। और एज यू नो द क्लोरोफिल ऑलवेज फाउंड इन वन टाइप द प्लास्टिड एंड विच इज नॉन द क्लोरोप्लास्ट। ये प्रोसेस है पूरा एक, और इसी से जो है एक मैसिव फूड बनता है। मैसिव फूड मिलेंगे कि पूरी अर्थ पर इससे बड़ा कोई प्रोसेस नहीं है, कोई इवेंट्स नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो है फिजिको बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिससे कि बिलियंस ऑफ द पीपल्स एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ द एनिमल्स दैट डिपेंड देन फॉर देयर नीड ऑफ द फूड। तो सबसे बड़ा ये सबसे मैसिव प्रोसेस जो है वो है फोटोसिंथेसिस। क्लियर? तो अब हम चलते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है उसके अंदर दो फेज होते हैं। वन फेज इज लाइट डिपेंडेंट एंड अदर फेज इज लाइट इंडिपेंडेंट। यानी एक फेज ऐसा है जिसमें लाइट की जरूरत है और एक फेज ऐसा है जिसमें लाइट की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो लाइट डिपेंडेंट जो है इट इज आल्सो नोन एज द देन लाइट फेज। क्लियर? चाहे लाइट फेज कह दें, चाहे इसका लाइट डिपेंडेंट फेज कह दें इसको हम। अब लाइट फेज में क्या होता है? लाइट फेज के अंदर लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। लाइट एब्जॉर्ब कौन करेगा? क्लोरोफिल। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है क्लोरोफिल के बारे में। पहले बस मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ लास्ट में, शॉर्ट में आपको इन्फॉर्म करता हूँ उसमें कि क्लोरोफिल जो है वो 7 है। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, एंड देन आता है इसमें द बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडिन। क्लियर? बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडिन। इसके अलावा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें डिफरेंट 2 टाइप के प्लास्टिड और मिलते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, जैसे क्लोरोप्लास्ट तो है ही है, एक है ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, क्रोमोप्लास्ट जो कलरफुल होता है। जो कलरफुल क्रोमोप्लास्ट है उसके अंदर ये आता है इसमें कैरोटीनॉइड्स। अब जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो होता है इसमें एक तो कैरोटीन्स। कैरोटीनॉइड्स क्या एक प्लास्टिड्स है, ठीक है, वो एक प्लास्टिड्स है, लेकिन उनमें जो पिगमेंट है वो है कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स। और कैरोटीन्स जो है वो रेड कलर का है और जेंथोफिल जो है येलो कलर का है। क्लियर? और उसके अलावा जो है उसमें फाइकोब्लिन्स भी मिलते हैं। अब फाइकोब्लिन्स जो होते हैं, फाइकोब्लिन्स, तो वो भी क्या है? एक आपका पिगमेंट्स है। लेकिन ये सभी जो है लाइट को एब्जॉर्ब तो करते हैं, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली कोई हेल्पफुल नहीं है इसकी, कोई मतलब कोई हेल्पफुल नहीं है ये करते क्या है कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट तो सब पे पड़ रही है, लाइट को ये भी एब्जॉर्ब करते हैं, पर लाइट का करेंगे क्या ये? तो ये लाइट जो एब्जॉर्ब करते हैं इसको जो है फौरन जो है वो क्लोरोफिल ए को हैंड ओवर कर देते हैं। यानी कि ये आते हैं इसमें एसेसरी पिगमेंट्स। क्या है? एसेसरी पिगमेंट्स विच हेल्प द क्लोरोफिल ए देन टू गेट द सोलर एनर्जी। अब क्वेश्चन आता है कि जो इसमें क्लोरोफिल ए है ये मैक्सिमम जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है जब व्हाइट लाइट होती है। अगर उसको कंप्लीटली व्हाइट लाइट मिलती है तो कंप्लीटली व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर? और फोटोसिंथेसिस भी कंप्लीटली व्हाइट लाइट में मैक्सिमम होती है। लेकिन अगर मान लीजिए स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट मिल रही है, और एज यू नो द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट मीन्स हो गया कि लाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर बनती है, जो बोलते हैं विबग्योर, उनमें 7 कलर्स है। तो अगर मान लीजिए खास स्पेक्ट्रम मिल रहा है उसको, मान लो लाइट का, तो फिर वो जो है वो रेड और ब्लू कलर जो है उसमें मैक्सिमम जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है। क्लियर? कौन कौन से में? रेड एंड ब्लू कलर में।
रेड स्पेक्ट्रम और ब्लू स्पेक्ट्रम में, और मैक्सिमम ब्लू में ही आता है, ठीक है। तो रेड और ब्लू जो है इसमें मैक्सिमम जो है वो फोटोसिंथेसिस होती है। ग्रीन कलर में मिनिमम फोटोसिंथेसिस होती है। अब यहाँ समझ लेना, अगर मैक्सिमम की बात करता है तो मैक्सिमम होता है इसमें, वैसे मैक्सिमम है कि जब आपको व्हाइट लाइट मिल रही है, यानी कंप्लीट लाइट मिल रही है, कंप्लीट इसमें आपको जो है वो रेडिएशन मिल रहा है, तो उसमें मैक्सिमम होता है। लेकिन फिर भी अगर स्पेक्ट्रम मिल रहा है आपको, तो स्पेक्ट्रम के अंदर जो रेड लाइट है और जो आपका ब्लू लाइट है स्पेक्ट्रम है, उसमें जो है वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, और ग्रीन के अंदर मिनिमम होता है, कम से कम होता है। लीफ हमें ग्रीन दिखाई दे रही है, रीजन क्या है, वो ग्रीन कलर को जो है वो लीफ रिफ्लेक्ट कर देती है, क्लियर। वही हमारी आयु में बढ़ती है, और इसलिए जो है वो ग्रीन कलर में कम से कम जो है फोटोसिंथेसिस होता है। ये समझिए। अब क्वेश्चन के बाद आता है कि रेड में और ब्लू में ही क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि रेड और ब्लू इसकी वेवलेंथ जो है वो बाकी कंपेरेटिवली जो हाई होती है, ठीक है। रेड की हाई है, ब्लू की थोड़ा सा कम है, लेकिन रेड और ब्लू की जो है वो कंपेरेटिवली अदर जो स्पेक्ट्रम है उससे वेवलेंथ की ज़्यादा होती है, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, क्लियर। मैं आपको ये बता दूं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अंदर हमेशा रेसिप्रोकल का जो है रिलेशन होता है, यानी फ्रीक्वेंसी जो है अगर वो लो होगी तो वेवलेंथ हाई होगी, अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होगी वेवलेंथ लो हो जाएगी। लेकिन यहाँ उसका मतलब नहीं है, मैं आपको रिलेशन बताया इसमें। तो ये आता है इसके अंदर कि क्लोरोफिल जो है वो कैसे लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फिर उसका आता है कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी। अब जैसी लाइट एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल, सो नाउ द क्लोरोफिल जो है इट कन्वर्ट द इनटू द केमिकल एनर्जी, उसको फौरन जब वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, जैसी लाइट फॉल करती है क्लोरोफिल पर, तो क्लोरोफिल जो है वो एक्साइट हो जाता है। क्लोरोफिल क्या होता है, एक्साइट होता है। एक्साइट होते जो है अपने में से जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करता है। अब यही इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी जो है केमिकल रिएक्शन को हैंड ओवर करता है, ठीक है, और उसको जो है कंट्रोल करता है। फिर समझ लीजिए कि जैसे ही लाइट फॉल करती है कि क्लोरोफिल पर, तो क्लोरोफिल जो है एक्साइट हो जाता है। एक्साइटमेंट में देन इट एमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है चेन बना लेता है पूरा। अब ये जो चेन होती है वो क्या करती है, वो केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करती है। तो ये आता है इसमें देन कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। यह समझ आ गई। अब क्वेश्चन होता है कि क्लोरोफिल एक ही है और उस क्लोरोफिल के अंदर दो पार्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि क्लोरोफिल जो है, आपको मैंने डायग्राम बताया था, ये सपोज क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल के अंदर एक इस तरीके से लैमेलिस होती है, ये ऐसे, और दूसरी इसी लैमेली से अटैच होके होते हैं, ये डिस्क लाइक जो है वो लैमेलिस होती हैं। एक जो है लॉन्गेस्ट एक डिस्क लाइक होती है। जो डिस्क लॉन्ग होती है उन्हें भी बोलते हैं थाइलेकॉइड, और उसे बोलते हैं हम थाइलेकॉइड। लेकिन ये जो थाइलेकॉइड है इन्हें बोलते हैं हम स्ट्रोमा, और इट इज ए ग्राना। दोनों थाइलेकॉइड है, ये स्ट्रोमा है और ये ग्राना, दोनों कहाँ प्रेजेंट है, मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्लोरोफिल, और जो क्लोरोफिल है उस क्लोरोफिल के अंदर एक लैमेलिस है, ये लॉन्गेस्ट होती है, यानी लेंथी होती है, और ये कहते हैं स्ट्रोमा। और दूसरा होता है डिस्क लाइक, एक के ऊपर जो होते हैं उन्हें कहते हैं ग्राना। जो लाइट फेस है वो ग्राना में होता है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। लाइट फेस हमेशा ग्राना में होता है, यानी लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला कौन है, ग्राना। और स्ट्रोमा किसके लिए है, ये है में कार्बन फिक्सिंग साइट। स्ट्रोमा इज अ कार्बन फिक्सिंग साइट कह दीजिए, या से कह दीजिए आप डार्क रिएक्शन, फॉर ए डार्क रिएक्शन, या फिर डार्क फेस के लिए, डार्क रिएक्शन के लिए। और ये जो होगा आपका ग्राना वो लाइट फेस के लिए, ग्राना ही एब्जॉर्ब करता है लाइट को। बात को समझ आ गई होगी। अब आता है इसके बाद देन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी जो है उसका यूज कहाँ का होता है, ये तीन पार्ट है इसके अंदर। जब लाइट जो है, लाइट एनर्जी वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी। अब सारा फंक्शन केमिकल एनर्जी का है। अब केमिकल एनर्जी क्या क्या करती है, पहला पार्ट आता है में फोटोलाइसिस, वही पहला पार्ट है में फोटोफॉस्फोरिलाइजेशन। व्हाट मीन्स होता फोटोफॉस्फोरिलाइजेशन, मतलब क्या है कि एडीपी का एटीपी में कन्वर्ट होना। इस पार्ट के अंदर एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होता है। अब कैसे कन्वर्ट होता है, सेल के अंदर एडीपी प्रेजेंट है, एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, इनमें दो मॉलिक्यूल जो है फॉस्फेट के हैं। अब इस केमिकल एनर्जी को जो एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ने कन्वर्ट किया है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, उसको यूटिलाइज करता है, उसको बाउंड कर लेता है अपने अंदर,
एक फॉस्फोरस यूटिलाइज करके एडीपी कन्वर्ट होता है एटीपी के अंदर। यानी रिएक्शन क्या है इसमें, यहाँ पर है एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज करता है, और एनर्जी जो है जो उसके पास है कहाँ पर, क्लोरोफिल के पास, उस क्लोरोफिल से एनर्जी लेकर के और देन कन्वर्ट हो जाता है एटीपी, और वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर रहती है। जो एनर्जी ने क्लोरोफिल से ली वो उसमें स्टोर रहती है। तो इसमें इसे कहते हैं हम फोटो, क्योंकि एनर्जी तो मिली है सोलर से ही, तो फोटो फॉस्फोरिलाइजेशन, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस का एडिशन हो गया। तो पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप आता है इसमें सिंथेसिस ऑफ द NADPH। अब NADPH क्या होता है, देखिए यहाँ होता है NADP। अच्छा ये स्टेप बाद में आएगा, पहले आता है फोटोलाइसिस। हाँ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है डिकम्पोजिशन ऑफ द वाटर, वाटर का डिकम्पोज होना। अब जो केमिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी यूटिलाइज होगी टू डिकम्पोज द वाटर। अब वाटर क्या होता है, H2O, एज यू नो, वाटर होता है H2O। अब H2O जो है वो कन्वर्ट होगा 2H+O, ये आयन की फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में था, आयन की फॉर्म में। अब आयनिक फॉर्म में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मोर रिएक्टिव होता है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन के दो आयन्स हैं वो आप में कंबाइंड होकर के एक मॉलिक्यूल क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से रिलीज होती है एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन क्या है, देन इट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन अक्सर आता है इसके अंदर कि हु प्रोवाइड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, चाहे एमसीक्यू पूछ ले, चाहे 1 मार्क में 2 मार्क में पूछ ले। अब क्वेश्चन ये है कि अगर 2 मार्क पूछेगा तो वो ये पूछेगा व्हाट इज द प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, फोटोलाइसिस। ठीक है, उसको आप डिस्क्राइब कर दीजिए। फोटोलाइसिस का मतलब ये है कि जो केमिकल एनर्जी है उसको यूटिलाइज करके वाटर जो है वो डिकम्पोज होता है देन 2 पार्ट के अंदर, 2 आयनिक पार्ट के अंदर, एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के जो आयन मॉलिक्यूल्स हैं, दे आयंस जो है दे कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म ए वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन। अब ये मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा, एस्केप हो जाएगा इन द एटमॉस्फेयर, और जिसको हम जो है यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि वो तो एक आपको पता है कि हमें लाइफ उससे मिलती है, किसी ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है, और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने वाला कौन है, वाटर, नॉट ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड नहीं करती, कौन करता है, वो वाटर। कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस। अब ऑक्सीजन तो निकला है बाहर, अब रह बात हाइड्रोजन की। अब इसी हाइड्रोजन को यूज करता है NADP। अब होता क्या इसमें, NADP ले लीजिए पहले आप, ये रहा इकोनॉमिक मटेरियल NADP। अब NADP जो है ये इस हाइड्रोजन को यूज करेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन को यूज करके जो है खुद हाइड्रोलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज, और हाइड्रोलाइज होने बनेगा ये ट्वाइस NADPH, DP और ये H, 2 मॉलिक्यूल NADP, 2 हाइड्रोजन आइंस, इससे जो है कंबाइंड होगा और बनेगा NADPH। इसे कहते हैं रिड्यूस्ड NADPH। रिड्यूस क्यों कहा, क्योंकि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एज यू नो द एडिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, मतलब रिडक्शन। फोटोसिंथेसिस जो पूरी है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही है। पूरा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इटसेल्फ इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगा, वो रिड्यूस होगी कार्बोहाइड्रेट के अंदर। और फोटोसिंथेसिस के अंदर सबसे सिंपलेस्ट जो है शुगर कौन सी बनती है, ग्लूकोज। ये भी ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस में सबसे सिंपलेस्ट शुगर बनती है और उसका नाम है ग्लूकोज। क्लियर। और ये ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा बच जाता है मान लीजिए यूटिलाइज होने के बाद, तो लीफ के अंदर स्टार्च की फॉर्म में जो है डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, और एनिमल्स के अंदर जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर जो है लीवर में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, ये बात मैंने ही समझा दी है। तो यहाँ पर NADPH की फॉर्मेशन होती है। अब NADPH होता क्या है, देखिए क्या N का मतलब व्हाट मीन्स ऑफ NAD एंड P, H मीन्स रिड्यूस्ड। सिंपल बात है, H क्या कि रिड्यूस्ड है ये, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ NADP में। ठीक, तो मतलब है NADP। अब NADP क्या है, देखिए यह है निकोटिन, NiCO, निकोटिनमाइड, यह निकोटिनमाइड। तो यह निकोटिनमाइड, और ये है एडेनिन, यह एडेनिन, और D है डाई न्यूक्लियोटाइड। देखिए N यह है निकोटिनामाइड, और A एडिनाइन, D है डाई न्यूक्लियोटाइड, एंड P में फॉस्फेट।
ठीक है, फॉस्फेट। ये आपका बन गया, इसमें इसकी फुल फॉर्मेशन दे दी मैंने, और H का लगा है रिड्यूस्ड। क्लियर। अब ये Na, ये सब जो है वो क्यों बन गया, ये सारी हेल्प कब बने करेगी, जब लाइट नहीं है। क्लियर। मतलब लाइट फेज के अंदर मेन चीज क्या है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन भी होगी। लाइट फेज के अंदर ऑक्सीजन जो है वो भी एज एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी। और लाइट फेज के अंदर जो भी एनर्जी बचती है, केमिकल एनर्जी, वो स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड इन द फॉर्म ऑफ NADPH। बात समझ आ गई। ये दोनों चीजें कब यूज होंगी, डार्क रिएक्शंस में। अब समझ में आ गया, क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर, ये आपका पार्ट पूरा कंप्लीट होगा क्या, आपका लाइट फेज। अब आ जाइए आप डार्क फेज पर। डार्क फेज क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट फेज, यानी इसको लाइट नहीं चाहिए। अब इसको लाइट नहीं चाहिए तो ये डार्क में भी हो सकती है, क्लियर कट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो लाइट जो है इसको नहीं चाहिए तो इसकी एनर्जी कहाँ से लेगा। अब इसको जो है सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो किया था मेल्विन कैल्विन ने, MELVIN, मेल्विन कैल्विन। ये एक साइंटिस्ट थे मेल्विन कैल्विन। इन्होंने सबसे पहले जो है इसको जो है रिसर्च किया, इसको डिस्कवर किया, और इसी साइकिल कहते हैं हम कैल्विन साइकिल। आपको कभी पूछा जाए ये तो कैल्विन साइकिल के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। देन इट इंट्रोड्यूस्ड बाय द कैल्विन साइकिल, ठीक है। अब कैल्विन साइकिल में जो मेल्विन थे, उन्होंने जो मेन तो कार्बन है इसके अंदर, उन्होंने जो कार्बन का यूज किया वो कार्बन नॉर्मल यूज नहीं किया। देखिए इस फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन है वो नॉर्मल यूज करते हैं। कौन सा होता है, 6 and 12, एज यू नो 6 and 12 ये नॉर्मल कार्बन है। लेकिन इस कार्बन के आइसोटॉप्स भी हैं, ठीक है, इसके आइसोटॉप्स भी हैं। तो क्या कि वो ने दूसरा का आइसोटॉप यूज किया इसका, वो किया उसने C6 and H14, C6 और 14, ठीक है। उन्हें 12 नहीं लिया, उन्हें 14 लिया, ये 14। और ये जो कार्बन है ये है रेडियो कार्बन। कौन सा कार्बन है ये, रेडियो कार्बन, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन बनता है इसमें कि मेल्विन ने जिस कार्बन को यूज किया दैट इज नॉट ए नॉर्मल कार्बन बट इट इज ए आइसोटॉप द कार्बन, और वो कौन सा था, C14। और C14 क्या है, वो इसमें रेडियो कार्बन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ये, इसका उसने यूज किया था पहली बात। अब आता है कि मेल्विन ने डार्क फेज में किया क्या, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि भाई जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो C4 में जाते हैं, C4 में यही कार्बन 14 के अंदर, और जो कार्बन 14 में जाते हैं तो उनको लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बिना लाइट के भी, कोई फोटोसिंथेसिस नाम ही रखा था लाइट के लिए, वो बिना लाइट के भी बनाते हैं खाना। वो कैसे बनाते हैं, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, उसके लिए प्रोसेस ये किया कि एक एंजाइम होता है, कौन था, रुबेलिन। देखिए RUBP, यह है RUBP, इट इज द नेम ऑफ एंजाइम्स, इट इज द नेम ऑफ एंजाइम, ठीक है। डार्क रिएक्शन में जो मेन है वो क्या मिलता होता है, RUBP, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, उनमें RUBP मेन है। तो उन्होंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो RUBP के साथ अटैच हो जाती है। ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब मैं कह रहा हूँ लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड, सो हाउ देन फूड इज प्रिपेयर्ड in the absence of the energy. Energy is present, but this energy is not get from the solar, it get from the different chemicals. So वो केमिकल कौन कौन से हैं, वो केमिकल वही है जो फोटोसिंथेसिस जब हुआ था आपका लाइट फेज के अंदर, उनसे मिली थी। अब उसमें गया पहले एक एंजाइम का नाम दिया उसने क्या, RUBP। RUBP होता है रुबिलोज, RUBILOSE, रुबिलोज बाइफॉस्फेट, यह है रुबिलोज बाइफॉस्फेट। अब ये रुबिलोज बाइफॉस्फेट ये एक एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत एक्साइट हो जाता है, और दिस कार्बन डाइऑक्साइड अटैच विद द रुबिलोज बाइफॉस्फेट, उसे अटैच हो जाता है, ठीक है। अटैच होने पर विद द हेल्प ऑफ द ATP they get the energy from ATP break down, convert into ATP and release energy. This energy is utilized by the carbon dioxide to attach with the ribulose biphosphate. क्लियर हो गई। अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कैसे किया जाए, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन ही होता है कार्बोहाइड्रेट में। हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस, तो उसके लिए क्या हुआ, ये NADPH आ गया जाता है कि लो जी हम आपकी हेल्प करते हैं, ये अपना हाइड्रोजन वहां से रिलीज कर देता है। अब इस हाइड्रोजन को यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड जो है देन इट रिड्यूस इनटू द कार्बोहाइड्रेट, और जो शुगर क्या बनेगा उसमें, वो बनेगा ग्लूकोज। ये रात का था, ठीक है। अब यहां पर ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होती,
ये बात भी ध्यान रखिए, यहाँ ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से नहीं निकलती है। ठीक, अब मैं इसकी रिएक्शन की बात करूं मैं, तो देखिए रिएक्शन इस तरीके से होती है इसमें डार्क रिएक्शन के अंदर। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूं। देखिए डार्क रिएक्शंस में या डार्क फेस में रिएक्शन ऐसी होती है, ये डार्क फेस, तो मैं लिख देता हूं यहां पर डार्क फेस। इसमें होता है, एक होता है RUBP, बता चुका हूं मैं, रिबुलोज बाइफॉस्फेट, ये एंजाइम है। क्या है ये? एंजाइम, और नाम है इसका रिबुलोज, क्या? रिबुलोज बाइफॉस्फेट, रिबुलोज बाइफॉस्फेट। अब इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अटैच होती है। कौन हेल्प करता है इसमें? एक तो ATP, दूसरा कौन करता है इसमें? NADPH, ये दोनों हेल्प करते हैं इसके अंदर। और अब बनेगा क्या? इसमें बन जाएगा C6H12O6। ये क्या है? ये है ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज, C6H12O6 बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको मिलेगा RUBP, बिल्कुल एज सच, रीजनरेट कर सकते हो इसको, दोबारा से जनरेट हुआ वो, RUBP वाले यूज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड साथ, फिर रीजनरेट हो गया ये। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? ATP, ADP। अब ATP नहीं मिलेगा, ADP मिलेगा यहाँ, क्योंकि एक फास्फोरस यहाँ से रिलीज हो गया, वहां से एनर्जी मिली। तो ATP जो पहले ADP से बना था बाय गेटिंग द एनर्जी, अब वो ATP में कन्वर्ट हो गया और उस एनर्जी को रिलीज कर दिया, उसी एनर्जी को उसने यूटिलाइज कर लिया। उसके बाद क्या बनेगा? उसके बनेगा NADP। अब H नहीं आएगा इसमें, NADP क्यों? H इसने यूटिलाइज के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ने, और वो जो है कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया। ये रिएक्शन है इसके अंदर डार्क रिएक्शन में, डार्क फेज। और इसमें ये आ गया आपके पास क्या? डार्क रिएक्शन, डार्क फेज, डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो यहां से ये आपका कंप्लीट हो गया। यहां पर एक मैंने दिया है में द स्कीमेटिक, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइट एंड डार्क फेज। ये दोनों इकट्ठे दिए मैंने, लाइट और डार्क फेज। इसमें क्या है ये समझ लीजिए इसको पहले। अब यहां से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आई, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहां से होते कहाँ गई? ये डार्क फेज, लाइट फेज में, ये लाइट फेज है। यहां पर क्या है? ये सनलाइट है, सनलाइट से क्या आ गई आपका? आ गई सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी किसने लिया? क्लोरोफिल ए ने। ठीक है, और क्लोरोफिल ए मैक्सिमम लेता है रेड। अगर आपको व्हाइट मिलती है तो व्हाइट के अंदर बनाता है, अगर व्हाइट अवेलेबल नहीं है, स्पेक्ट्रम अवेलेबल है, तो स्पेक्ट्रम में वो रेड को और ब्लू को जो है वो प्रेफरेंस देता है, क्योंकि वहीं पर ज़्यादा जो है फोटोसिंथेसिस हो पाती है। ठीक है, और ग्रीन में बहुत मिनिमम होती है, इसलिए ग्रीन को नहीं लेता। अब क्लोरोफिल ए जो है, जो उसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, उसे कन्वर्ट किया केमिकल के अंदर। कैसे कन्वर्ट किया केमिकल के अंदर? उन्हें पहले तो ADP को, जो ये सेल प्रेजेंट है, ADP को कन्वर्ट कर दिया ATP के अंदर। ठीक है, और कर दिया उसमें क्या? फोटोलाइसिस। और फोटोलाइसिस क्या हो गया? ये तो क्या, ये हो गया फोटो फॉस्फोरिलाइजेशन हो गया। और फिर क्या? फोटोलाइसिस, क्या था? वाटर था, वाटर को डिकम्पोज कर दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन बाद लिबरेट होगी एज ए बाई प्रोडक्ट। क्लियर? और यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो होगी यहाँ पर CO2 प्लस H2O6, ये 12 ये, अब बन जाएगा C6H12O6 प्लस 6H2O, और प्लस लगेगा इसमें O2, ऑक्सीजन 6O2। ठीक है, ये आपका बाई प्रोडक्ट हो गया, वाटर बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया। ये रिएक्शन होगी लाइट फेज के अंदर। कौन सी होगी ये? लाइट फेज। लाइट फेज में ये रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ बनेगा आपके पास आ जाएगा क्या? O2। कई बार कहता है कई लोग ये छोड़ देते हैं, आप छोड़ना चाहो, स्किप करना चाहो, स्किप कर सकते हो, तो यहाँ पर 6 ले लेना आप। तो 6CO2, 6H2O, तो C6H12O6 प्लस 6CO2, फिर ये पार्ट नहीं आएगा। क्लियर? ये वाटर बैलेंस करता है इसको। अब उसके बाद क्या होगा? अब जो यहाँ पर जो फोटोलाइसिस हुआ, उस फोटोलाइसिस दो चीज के लिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट बाहर आ गई, और हाइड्रोजन जो है वो उसने NADP को NADPH में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए आप, ये ADP और ये NADP, ये बन गया ATP, और ये हो गया NADPH। ये किसका है? ये है लाइट फेज के अंदर। क्या बना? ये लाइट फेज में। और साथ में बना ये
अब लाइट फिल्म में दो चीज बन गई, एक तो बन गया कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, और दूसरा क्या हुआ, एनर्जी को स्टोर करके जो है उसने एडीपी को एटीपी में, एनएडीपी को एनएडीपीएच में कन्वर्ट कर दिया। यही बाद में यूज होगा कब, डार्क रिएक्शन में। क्लियर। अब यहां से क्या हुआ, डार्क रिएक्शन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहां आ गई, हमने यूज कर लिया। अब ये एटीपी देखिए मैंने एरो लगा रखा है, ये एटीपी इधर गया, इसका यूज किया। देखिए फिर मैंने इसका भी देखिए, ये तो गया एनएडीपी का एनएडीपीएच, ये हो गया एडीपी का एटीपी, और ये इन दोनों को जो है वो लेके इधर गया, तो एटीपी यूज हो गया यहाँ पर और एनएडीपीएच भी यूज हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड यह बन गई क्या, ग्लूकोज, और साथ में होगा फॉस्फेट। यहाँ पर फॉस्फेट रिलीज होती है, ना ऑक्सीजन होती है ना वाटर, यहाँ फॉस्फेट जो है एंड प्रोडक्ट है। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो मैंने ये पार्ट आपका ये समझा दिया इसका स्कीमेटिक भी। अब जो आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अच्छा अब आता है में व्हाट, ये बात ले लेंगे हम, ठीक है। अब आता है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बहुत इजी बात है कि आपको जो है जिस वक्त ये फोटोसिंथेसिस होती है तो किस किस गैस का एक्सचेंज होता है। देखिए एटमॉस्फेयर से वो गैस जो भी आपको कलेक्ट करती है वो करती है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस यूज होगी, वो कहाँ से मिलेगी, एटमॉस्फेयर से। कैसे एंटर करेगी, थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पर है, प्लांट की लीफ के अंदर है। प्लांट की लीफ में कहाँ प्रेजेंट है, ये दोनों सरफेस प्रेजेंट है, बट मैक्सिमम कहाँ प्रेजेंट है, अपर साइड में, ठीक है। मैक्सिमम आता है, सॉरी मैक्सिमम कहाँ है, लोअर साइड में, और अपर साइड में मिनिमम है। उसके रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर दो प्रोसेस एक साथ चलते हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने देती है स्टोमेटा, ठीक है, और दूसरा क्या है, वहां से क्या होता है कि वाटर भी एवोपरेट होता रहता है, और वहीं से गैस का एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का भी। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर एंटर होना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ये दोनों ये एक ही पोर से होते हैं, वो होता है स्टोमेटल पोर। और स्टोमेटल पोर कहाँ है, स्टोमेटा के अंदर, और स्टोमेटा कहाँ है, लीफ के अंदर। लीफ की बताए लोअर साइड में ज्यादा होगा, अपर साइड में कम होता है। और लोअर में ज्यादा क्यों होते हैं, लोअर ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट अगर मान लीजिए एक्सपोज होता है किसमें, सनलाइट के अंदर, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर जो वहां से एवोपरेट हो जाएगा, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। और वो क्या है, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है ना। उधर रूट तो कंट्री वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, और उधर जो है वो क्या होता है, वो वाटर को बाहर निकाल रही है। ये तो वही सब हुआ कि बाप कमा रहा है, बेटा उजाड़ रहा है, तो क्या होगा, बाप ये कहेगा भैया ताला लगा दो, कहाँ लगा दो, लॉकर में। ये लॉकर ताला लगा दे, जो पैसा आगे रखेंगे, देखो जब टाइम होगा रखने का तो रखने करेंगे, फिर लॉक कर देंगे। तो वो ये काम करता है स्टोमेटा भी। भाई यहाँ स्टोमेटा को क्लोज नहीं करोगे तो वाटर जो है कंटिन्यूसली वहां से बाहर निकलता चला जाएगा। तो उसे बचने के लिए जो है काफी अमाउंट के अंदर नंबर ऑफ जो स्टोमेटा है वो लोअर साइड में होते हैं, फर्स्ट थिंग। तो गैस एक्सचेंज कहाँ होगा, देन थ्रू द स्टोमेटा। क्लियर। और कौन कौन सी गैस आएगी इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इन द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा, एंड ऑक्सीजन रिलीज देन टू द एनवायरमेंट देन थ्रू द स्टोमेटा। इसके अलावा वाटर भी वहां से निकलती है। अब आता है इसके अंदर एक्चुअल गैसेज हो गई। नाउ मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर 3 मार्क में या कभी कभी 5 मार्क्स में भी आ जाता है। अब मैकेनिज्म क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग जो है इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे जो है वो ओपन एंड क्लोज होती है, अब आपको ये देखना है। देखिए पहले आप देखिए स्ट्रक्चर के बारे में, ये एक स्टोमेटल ओपनिंग है, यानी कि स्टोमेटा ये, और इसके दोनों तरफ जो है वो हमारी जैसे किडनी होती है ना, उसी शेप के 2 गार्ड सेल्स होते हैं। ये स्टोमेटा ओपनिंग के अंदर देखिए जो इनर साइड होती है वो थोड़ी थिक होती है, इनर साइड थोड़ी थिक होती है, और आउटर साइड जो है वो थोड़ी थिन होती है। तो ये होती है इसमें इनर सरफेस, और ये होती है थिक, और ये है आउटर सरफेस, और ये होती है थिन। ये इलास्टिक भी होती है, कैसी है, इलास्टिक, और सेमी परमेएबल भी होती है, सेमी परमिएबल। यानी कि जो आउटर है, आउटर सरफेस है, आउटर लाइनिंग है किसकी, स्टोमेटा की, वो एक तो थिन होगी, इलास्टिक होगी, स्ट्रेचेबल होती है, और दूसरा क्या है, सेमी परमेएबल होती है, यानी कुछ को अंदर आने देती है, कुछ लिक्विड को अंदर आने नहीं देती है, ये चॉइस होती है, तो सेमी परमेएबल है, ये थिक होती है। और ये आपका इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग, इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग, ठीक है। अब देखिए ये गार्ड सेल है, ये क्या है, गार्ड सेल,
गार्ड सेल्स, ये दोनों, ये भी और ये भी, ठीक है, दोनों गार्ड सेल्स है। इसी के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है ये होता है क्लोरोप्लास्ट, और इसमें होता है क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये है इसमें क्लोरोप्लास्ट, जिसमें होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, और यहाँ न्यूक्लियस भी होता है इसका अपना, ये है न्यूक्लियस। अब देखिए ये स्ट्रक्चर है, केवल कहता है 2 नंबर तो स्ट्रक्चर देता है, वो स्ट्रक्चर बनाइए इसका स्टोमेटा का, और 3 नंबर में क्वेश्चन पुट अप कर लेता है उसमें, व्हाट इज द मैकेनिज्म देन टू कंट्रोल द गैसेज एक्सचेंज, ठीक है। अब देखिए ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी देता है इसका मैकेनिज्म, क्योंकि इसी के ओपन और क्लोज से जो है वो बैलेंस बनता है वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का, क्योंकि प्लांट को हर वक्त कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो चाहता क्या है कि वो खुला रहे, ऑक्सीजन को हर बार बाहर निकलना है, वो भी क्या चाहेगी कि खुला रहे अपनी इसके लिए। लेकिन जो वाटर है उसको होता है रिटेन, रोकना, कि वाटर रुका रहे, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर कहाँ से आता है, वाटर आता है रूट से, एटमॉस्फेयर से क्या लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, सन से क्या लेता है सोलर एनर्जी, क्लोरोफिल क्या करते हो एब्जॉर्ब करती है, सारे फंक्शन हो गए। लेकिन अब आती बात वाटर की, अब वाटर कहाँ से आएगा, वाटर आता है रूट से। अब वाटर रूट्स कहाँ से लेती है, वो लेती है फ्रॉम द सॉइल। कैसे, कि जो रूट हेयर्स है दैट कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब द वाटर, ठीक है ना, देन फ्रॉम द सॉइल कैपिलरीज, सॉइल कैपिलरी में वाटर होता है, वहां से एब्जॉर्ब कर लेती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन देन एंटर इनसाइड द रूट हेयर्स। अब रूट हेयर से कहाँ जाएगा, रूट के अंदर जाएगा। अब रूट से जो है वो जो आपका वाटर है वो जाता है जाइलम के अंदर। अब जाइलम के अंदर ट्रैकिडो वेसल्स होते हैं एज यू नो। जाइलम जो है इस वाटर को जो है वो फिर पहुंचाता है ऊपर की तरफ जो है पूरे लीफ को। अब वाटर की जो डायरेक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल है, यानी वाटर हमेशा ऊपर जाता है नीचे नहीं आता, तो जाइलम में यूनिडायरेक्शनली वाटर ऊपर जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि वाटर चढ़ता कैसे ऊपर है। वाटर जो है उसके लिए किसी टाइप की एनर्जी जाइलम को नहीं चाहिए। भाई अगर हम पानी ऊपर चढ़ाने टैंक में पंप चाहिए, और पंप कर लेता है एनर्जी लेता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जाइलम को पानी में जाता है लेकिन वो एनर्जी नहीं लेता। तो हाउ द वाटर देन असेंड द अपवर्ड साइड, तो कैसे चढ़ता है वो, उसका रीजन ये है कि जो ऊपर है लीव्स है, लीव तो ऊपर ही होंगी, तो लीव्स जो है वो कंटिन्यू वाटर को एवोपरेट करती रहती हैं। अब जब वो वाटर को एवोपरेट करती है तो वहां पर क्या होता है, वाटर की स्कैर्सिटी रहती है, कम रहता है, और नीचे वो कंटिन्यू वाटर को एब्जॉर्ब करता चला आ रहा है, तो वहां पर क्या है वाटर काफी अमाउंट में रहता है। इससे एक सक्शन बन जाता है, कहता है सक्शन पुल बन जाता है। उसी सक्शन पुल से जो है वो वाटर पर जाता है। ये पैसिव प्रोसेस, क्यों, इसको एनर्जी नहीं चाहिए। तो जाइलम के अंदर जो है वाटर का जो कंडक्शन है अपसाइड, वो एक पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि उसको एनर्जी नहीं चाहिए, तो वाटर ऐसे पहुंच जाता है। और ये समझ लो जब फूड बन जाता है इसके अंदर, तो लिक्विड फॉर्म के अंदर फूड जो है वो एक एक सेल को जो है वो सप्लाई होता है, वो कौन करता है, करता है फ्लोएम। लेकिन फ्लोएम को जो है ये सप्लाई करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, वो एक्टिव प्रोसेस है। क्लियर। तो यहाँ पर जो है अब यहाँ वाटर का लॉस ना हो इसके लिए इसको क्लोज और ओपन करना पड़ता है। इसका मैकेनिज्म कैसे है समझिए। ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल में क्या है, यह है क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्या है क्लोरोफिल। अब चूंकि गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल है, तो गार्ड सेल भी जो है अपने क्या बनाता है, वो फूड की फॉर्मेशन करेगा ग्लूकोज को। अब ग्लूकोज और बन जाता है, जितना ग्लूकोज यूज हुआ बाकी स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन डे टाइम के अंदर चूंकि कंटिन्यू जो है वो ग्लूकोज बनता ही रहता है, तो ग्लूकोज के अंदर होता है प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर। तो डे टाइम में जो स्टार्च होता है, अगर स्टार्च है भी, इट कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर स्टार्च प्रेजेंट है स्टोर फॉर्म में, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज देन अब्सॉर्ब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर। जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को एब्सॉर्ब करेगा, तो नाउ दो जो गार्ड सेल है इट बिकम टारगेट। गार्ड सेल टारगेट हो जाता है, यानी कि टारगेटिस की बढ़ जाती है। इसे कहते हैं हम एंडोस्मोसिस। क्या होता है हम एंडोस्मोसिस। व्हाट मीन्स ऑफ एंडोस्मोसिस, इसका मतलब होता है वाटर का एंटर करना, वाटर का एंटर करना, ठीक है, एंटर द वाटर। क्या ये एंटर द वाटर, वाटर का एंटर करना इनसाइड द गार्ड सेल। तो एंडोस्मोसिस से होता है कि वाटर जो है वो गार्ड सेल में एंटर करता है। याद रखना एंडोस्मोसिस बोला मैंने कि वाटर का गार्ड सेल में एंटर करना। और वाटर कैसे, क्यों गार्ड सेल एंटर, क्योंकि ग्लूकोज जो स्टार्च है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा डे टाइम के अंदर, और ग्लूकोज जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर को। और इससे क्या होगा, इससे जो गार्ड सेल है दैट बिकम टारगेट, वो फूल जाएगा। गार्ड सेल दिया टारगेट हो जाएगा, फूल जाएगा। अब जैसे गार्ड सेल टारगेट होगा, जैसे क्लोज है, अब गार्ड सेल टारगेट होगा, फूल गया। फूल तो क्या होगा, ये धी ओपनिंग क्लोज हो जो है अपीयर हो गई, अब ये ओपन हो गया। समझ आ गया।
अब एट द टाइम ऑफ इवनिंग और व्हेन द वाटर इज देन या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज, सो क्या होता है इसमें, ये जो है ओपनिंग क्लोज हो जाएगी जब प्लांट को, व्हेन द प्लांट इज नॉट रिक्वायर्ड द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और नॉट रिलीज द ऑक्सीजन, देन इमीडिएटली देन स्टोमेटा देन क्लोज्ड, स्टोमेटा फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। अब क्लोज होने का पर्पस क्या है, किसके एक्सचेंज को रोकना, वाटर के। अब होता कैसे है, मैकेनिज्म क्या उसका, इसका उल्टा क्या, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च के अंदर। अब ग्लूकोज जो है स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टार्च जो है इट रिलीज द वाटर, क्या करेगा ये, रिलीज द वाटर, रिलीज वाटर, ये वाटर को रिलीज कर देगा। अब जब वाटर रिलीज होगा तो क्या होगा, एक्स ऑस्मोसिस, क्या होगा